हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में देखेंगे यौन संचरित रोग यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज। देखिए, लैंगिक रूप से जो संचरणशील रोग होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? यौन संचरित रोग कहते हैं। देखिए, यौन संचरित रोग को हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? एसटीडी, यानी इसको हम क्या बोलते हैं? सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेज। देखिए, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेज। तो देखिए, ये पेपर में भी अक्सर पूछा जाता है कि एसटीडी का पूरा नाम लिखिए। तो देखिए, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेज यानी यौन संचरित रोग। तो देखिए, यौन संचरित रोग क्या होते हैं? वे बीमारियां जो लैंगिक संपर्क से फैलती है एसटीडी या यौन संचरित रोग कहलाते हैं। देखिए, ऐसी बीमारियां जो कि लैंगिक संपर्क से फैलती है, यानी आपस में जब लैंगिक संपर्क होगा, यानी नर और मादा के बीच क्या होगा? जब कॉपुलेशन या मैथुन की क्रिया होगी, या इसके अलावा सेक्स के दौरान, या हम कह सकते हैं जो भी लैंगिक संपर्क होगा उसके दौरान यदि कोई बीमारियां उत्पन्न हो रही है तो उस प्रकार की बीमारियों को हम क्या बोलेंगे? एसटीडी यानी कि यौन संचरित रोग। देखिए, ये जो यौन संचरित रोग होते हैं कई प्रकार से होते हैं। देखिए, सबसे पहला तो होता है एड्स। यौन संचरित रोग कई प्रकार से होते हैं। एक होता है एड्स, दूसरा होता है क्या? गोनेरिया, एक और क्या होता है? सिफिलिस। तो देखिए, ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज यानी कि यौन संचरित रूप से होने वाले ये प्रमुख रोग है ना, क्योंकि ये रोग अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं। और ये जो एड्स है, गोनेरिया, सिफिलिस, इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन पेपर में डेफिनेट पूछा जाता है। और इनके खासकर रोग कारक जितने भी होते हैं इनको ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए, सबसे पहले तो पूछेगा एड्स किसके कारण होता है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में अक्सर पूछे जाते हैं। तो यहाँ से न केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बल्कि यहाँ से 2 या 3 नंबर के क्वेश्चन भी हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका एनुअल एग्जाम हो, चाहे वो आपका त्रैमासिक अर्धवार्षिक हो, किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। तो देखिए, यहाँ पे हम केवल एड्स के बारे में, यानी यहाँ पे हम एड्स के बारे में आप लोगों को पूरा डिटेल में कराएंगे। इसके बाद की जो वीडियो है, इस वीडियो उसमें गोनेरिया, सिफिलिस और जो रोग होंगे उसकी चर्चा करेंगे। तो आइए वीडियो को यहाँ पे देखिए। यदि हम बात करें एड्स की, तो एड्स का देखिए क्या होता है। सबसे पहले तो हम एड्स की यदि बात करें तो इसका पूरा नाम क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। देखिए, एड्स की यदि हम बात करें तो यह क्या है? एक यौन संचरित रोग है। और यौन संचरित रोग बेसिकली कई प्रकार के होते हैं, जैसा कि हमने एग्जाम्पल करा भी दिया यहाँ पे, एड्स, गोनेरिया और सिफिलिस। तो देखिए, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज की यदि हम बात करें तो उसमें पहला रोग कौन सा होता है? एड्स। देखिए, यदि एड्स की बात करें तो इसका पूरा नाम क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी सिंड्रोम। अब देखिए, इसकी यदि हम बात करें तो यह सबसे खतरनाक लैंगिक बीमारियों में से एक है। यानी जो एड्स होता है यह बहुत ही खतरनाक लैंगिक बीमारी होती है। इसके द्वारा अत्यधिक नुकसान होता है शरीर का और जान जाने तक का खतरा रहता है। और बेसिकली इसका मुख्य रीजन क्या है कि इसका अच्छे से इलाज भी नहीं खोजा गया अभी। अब देखिए, इसकी यदि हम बात करें तो यह सबसे खतरनाक लैंगिक बीमारियों में से एक है। देखिए, इस रोग का यदि हम पता देखें तो सबसे पहले इस रोग का पता जो है सन 1981 में अमेरिका में लगा। देखिए, अमेरिका में सबसे पहले इस रोग का पता चला, किसका? एड्स रोग का। तो अमेरिका में 1981 में इस रोग का पता चला। अब देखिए, यह रोग एक विशिष्ट प्रकार के वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? सबसे पहले तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि यह रोग किसके कारण होता है। तो एक वायरस के कारण या विषाणु के कारण होता है, क्योंकि यह क्वेश्चन अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि एड्स जो है किसके कारण होता है। आपके पास 4 ऑप्शन मान लीजिए दे दिया गया, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, शैवाल या विषाणु। तो आपको पता होना चाहिए कि वायरस या विषाणु के कारण होता है यह रोग। अब देखिए, इसमें क्या होता है, यह रोग किस विषाणु के कारण होता है? तो HIV वायरस के कारण। किसके कारण? HIV वायरस के कारण। और HIV वायरस का पूरा नाम क्या होता है? ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस। तो देखिए, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस के कारण क्या होता है? ये एड्स रोग होता है। और इसका पता सबसे पहले कब चला? 1981 में अमेरिका में चला। अब देखिए, इस रोग से होता क्या है? यह रोग जो है, अब इसके अंदर क्या होता है? विषाणु के कारण यह रोग होता है। तो यह विषाणु जो है मानव की हेल्पर कोशिकाओं का मतलब होता है जो सहायक कोशिकाएं होती है। तो देखिए, यह रोग या यह विषाणु जो है मानव की हेल्पर कोशिकाओं को नष्ट कर देता है। जो सहायक कोशिकाएं होती है उनको ये विषाणु या HIV वायरस जो होते हैं क्या कर देते हैं? नष्ट कर देते हैं। जिसके कारण क्या होता है कि रोगी के शरीर में प्रतिरोधी प्रतिरक्षियों का निर्माण प्रभावित होता है।
देखिए, जब HIV वायरस जो है मनुष्य की हेल्पर या सहायक कोशिकाओं को नष्ट कर देंगे, इससे क्या होता है कि मानव की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है या हम कह सकते हैं जो प्रतिरक्षियों का निर्माण है वो क्या होगा, प्रभावित होगा। तो जब प्रतिरक्षियों का निर्माण प्रभावित होगा यानी रोगी की रोग प्रतिरोधक क्षमता में क्या होने लगती है, कमी होने लगती है। अब देखिए, जैसे ही प्रतिरक्षियों का निर्माण प्रभावित होने लगता है कि रोगी की रोग प्रतिरोधक क्षमता में क्या होने लगती है, कमी होने लगती है। यानी जो रोगों से लड़ने की उसकी क्षमता है उसमें क्या होने लगती है, कमी होने लगती है। तो रोग प्रतिरोधक क्षमता में क्या होने लगती है, कमी होने लगती है। और 2 से 3 साल में व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। तो देखिए, यहाँ पे क्या याद रखना है हमको कि जो एड्स होता है इसका पूरा नाम एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस होता है, डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, और यह सबसे खतरनाक लैंगिक बीमारियों में से एक है। देखिए, इस रोग का पता जो है सबसे पहले 1981 में अमेरिका में चला, और यह रोग एक विशिष्ट प्रकार के वायरस यानी कि HIV वायरस के कारण होता है, यानी ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। अब देखिए, यह विषाणु क्या करता है कि मानव की जो हेल्पर या सहायक कोशिकाएं होती है उसको नष्ट कर देता है, जिसके कारण रोगी की रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी होने लगती है और धीरे धीरे क्या होने लगता है कि व्यक्ति की 2 से 3 साल के अंदर क्या होने लगती है, मृत्यु होने लगती है। अब देखिए, यदि हम बात करें यहाँ पे कि एड्स की पहचान कैसे की जाती है, तो एड्स की पहचान देखिए कैसे कर सकते हैं हम। तो देखिए, जो भी एड्स पीड़ित व्यक्ति है उसकी पहचान करने के लिए, जो भी एड्स पीड़ित व्यक्ति है उसके रक्त में हमको क्या होगा, रक्त में जो सीरम होता है तो उसके सीरम में उपस्थित कुछ विशेष प्रकार के प्रतिरक्षी की उपस्थिति से की जाती है। देखिए, यानी जो भी एड्स पीड़ित व्यक्ति है उसकी पहचान यदि हमको करना है तो उसका रक्त लेना पड़ेगा, और रक्त के अंदर क्या होता है, सीरम होता है। देखिए, रक्त के अंदर फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है, यदि फाइब्रिनोजन प्रोटीन को निकाल दिया जाए रक्त से तो बचा हुआ भाग क्या कहलाता है, सीरम कहलाता है। तो देखिए, व्यक्ति के रक्त में क्या होता है, सीरम, तो सीरम में कुछ विशेष प्रकार के प्रतिरक्षी उपस्थित होते हैं, तो उन प्रतिरक्षियों की उपस्थिति से हम एड्स की पहचान की जा सकती है। और यहाँ पे एक चीज याद रखना है आपको कि देखिए, जो एड्स का परीक्षण होता है, तो एड्स का परीक्षण बेसिकली देखिए, सबसे पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम आगे बताते हैं आपको। तो चलिए, इसके बाद देखिए, जो हमारा एड्स है तो एड्स की यदि हम बात करें तो देखिए, एड्स की यदि हम बात करें तो इसके लिए जो टेस्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एलिजा टेस्ट। क्या बोलते हैं उसको हम एलिसा परीक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं, एलिसा परीक्षण। तो एड्स के लिए जो टेस्ट किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, एलिजा टेस्ट या एलिसा परीक्षण कहते हैं। तो देखिए, इसके लिए जो टेस्ट किया जाता है उसको क्या कहते हैं, एलिजा परीक्षण कहते हैं। और पहचान कैसे कर सकते हैं, तो रक्त में जो सीरम होता है उसमें कुछ विशेष प्रकार के प्रतिरक्षी पाए जाते हैं जिससे हम पहचान कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पे हम देखेंगे कि एड्स के जो भी लक्षण होते हैं, यानी एड्स यदि कोई पीड़ित व्यक्ति है तो उसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। तो देखिए, एड्स के यदि हम लक्षण देखें, इसके यदि हम लक्षण की बात करें तो देखिए, पहला लक्षण क्या होता है कि लसिका ग्रंथियों में सूजन आने लगता है। देखिए, पहला लक्षण क्या है, लसिका ग्रंथियों में जो लसिका ग्रंथियां होती है तो लसिका ग्रंथियों में क्या होने लगता है, लसिका ग्रंथियों में सूजन होने लगता है। तो ये पहली पहचान कर सकते हैं, यह पहला लक्षण है किसका, एड्स का। तो एड्स पीड़ित व्यक्ति में जो लसिका ग्रंथियां होती है उसमें क्या होने लगता है, सूजन होने लगता है। देखिए, दूसरा लक्षण क्या है कि भारहीनता तथा कमजोरी, भारहीनता तथा कमजोरी होने लगती है। तो एड्स पीड़ित व्यक्ति में ये भी चीज देखने को मिलती है, भारहीनता देखने को मिलती है तथा साथ ही साथ बॉडी जो है शिथिल हो जाती है और कमजोर होने लगती है। देखिए, तीसरा लक्षण क्या है कि रात में पसीना निकलना। देखिए, रात में पसीना निकलता है, रात में पसीना निकलना। रात में पसीना निकलना, तो देखिए, रात में पसीना निकलने लगता है, ये भी तीसरा लक्षण है किसका, एड्स का। चौथा लक्षण देखिए यहाँ पे क्या है कि जो चमड़ी होती है, चमड़ी यानी कि जो स्किन है, चमड़ी में क्या होने लगती है, खुजली होने लगती है, चमड़ी में
खुजली होने लगती है, यानी स्किन में क्या होने लगती है, खुजली होने लगती है। तो ये किसका लक्षण है, ये भी एड्स का लक्षण है। अब देखिए यहाँ पे एक चीज, एक लक्षण और है क्या, देखिए पतली पतली दस्त होने लगती है, पतली दस्त होने लगती है। तो यहाँ पे एड्स के देखिए 5 लक्षण हैं, और एड्स के लक्षण भी कई बार पेपर में पूछे जाते हैं। तो देखिए लसिका ग्रंथियों में क्या होने लगता है, सूजन होने लगता है। दूसरा क्या, भारहीनता तथा कमजोरी होने लगती है। और तीसरा क्या है, रात में पसीना निकलता है। चौथा, चमड़ी में खुजली होने लगती है, यानी स्किन में खुजली होने लगती है। और पांचवा क्या है, पतली पतली दस्त आने लगती है। तो देखिए यहाँ पे 5 लक्षण है किसके, एड्स के। और एड्स के लक्षण जो है पेपर में पूछे जाते हैं। देखिए इसके अलावा कभी कभी अनिंद्रा भी होती है। अनिंद्रा भी किसका लक्षण होता है, एड्स का लक्षण होता है, अनिंद्रा। तो देखिए यहाँ पे 6 ऐसे लक्षण हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको आप अच्छे से तैयार कीजिए। चलिए आप एड्स के लक्षण का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम देखेंगे इसको हम नियंत्रित कैसे कर सकते हैं, यानी इसके नियंत्रण के उपाय देखेंगे। तो अब देखिए इसके हम नियंत्रण के उपाय की यदि बात करें, तो देखिए इस पर यदि हम नियंत्रण की बात करें, इस पर हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं या एड्स से कैसे बचा जा सकता है। तो देखिए नियंत्रण या कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। देखिए पहला क्या है कि यदि कोई व्यक्ति एड्स से पीड़ित है और उसकी कोई भी वस्तु है, जैसे मान लीजिए तौलिया, टूथब्रश, रबड़, है ना, जो भी इसकी रेजर वगैरह, जो भी क्या है, जो भी सामग्री किसकी है, एड्स पीड़ित व्यक्ति की, तो उसको नहीं छूना चाहिए या उससे हमको बचना चाहिए। तो देखिए पहला क्या है कि दूसरे व्यक्ति द्वारा उपयोग की जाने वाली, दूसरे व्यक्ति द्वारा उपयोग की जाने वाली, दूसरे व्यक्ति द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं जैसे रेजर, ब्लेड, तथा इसके अलावा टूथब्रश आदि का उपयोग नहीं करना चाहिए, आदि का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो ये पहला तरीका है जिससे कि बचा जा सकता है एड्स से। देखिए दूसरा कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं, या दूसरा उपाय क्या है कि देखिए जो भी व्यक्ति है, मान लीजिए किसी व्यक्ति के डॉक्टर ने क्या किया कि इंजेक्शन लगाया। अब जिस सिरिंज से वह इंजेक्शन लगाया, तो उस सिरिंज से किसी दूसरे व्यक्ति को इंजेक्शन ना लगाए, यानी दूसरे व्यक्ति को इंजेक्शन यदि लगाना है तो वो नई सिरिंज का उपयोग करे। तो नई सिरिंजों का भी उपयोग करना चाहिए, क्योंकि बार बार उसी सिरिंज का उपयोग नहीं करना चाहिए। तो इंजेक्शन लगाने वाली सिरिंज को, दूसरा क्या है, इंजेक्शन लगाने वाली सिरिंज को, देखिए इंजेक्शन लगाने वाली सिरिंज को, इंजेक्शन लगाने वाली सिरिंज को एक बार प्रयोग करने के बाद, एक बार प्रयोग करने के बाद दोबारा उसका उपयोग नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार से भी एड्स से बचा जा सकता है। जो इंजेक्शन किसी व्यक्ति को लगाया गया, उस इंजेक्शन को या उस सिरिंज को दोबारा किसी दूसरे व्यक्ति के ऊपर यूज नहीं करना चाहिए, उसको क्या कर देना चाहिए, फेंक देना चाहिए। देखिए तीसरा हम कैसे बच सकते हैं एड्स से। तीसरा उपाय क्या है कि लोगों को एड्स के बारे में जागरूक करना, लोगों को एड्स के बारे में जागरूक करना। तो देखिए लोगों को एड्स के बारे में जागरूक करना, जिससे कि लोगों में पहले से ही
जो लैंगिक संपर्क में आने से लोग क्या हो सकें, बच सकें। तो इससे जो है हम कंट्रोल कर सकते हैं या नियंत्रित कर सकते हैं किसको, एड्स को। तो एड्स से बचाव के लिए ये 3 उपाय हम कर सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट कीजिए, साथ ही साथ दोस्तों के बीच शेयर कीजिए। और यदि आप इसका PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं 9685 29 91 49 पे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।